नमस्कार। आज की इस खास पेशकश में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष हैं और राज्य के एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पावर बन गए हैं, उनसे हम राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मैं हूं राजीव रंजन नाग। बाबूलाल जी, झारखंड में सत्ता की चाबी आपके पास होती है और कोई भी सरकार बगैर आपसे पूछे नहीं बन सकती, चाहे आने वाली सरकार या इस सरकार को गिराने की भी कुव्वत आप में है। राज्य की राजनीति में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। मैं ये मानता हूँ कि सत्ता की जो चाबी है वो जनता के हाथों में है। सचमुच में अगर मेरे हाथों में होता तो आज झारखंड में इस प्रकार की सरकार नहीं बनती। इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हमारा ये मानना है कि भाई उसकी चाबी जनता के हाथों में है। जनता जिसको सौंपेगी भाई उस सत्ता पर बैठ पाएगी। जहाँ तक हमारा सवाल है कि हम कहाँ पर हैं, तो मैं इस काम में लगा हूँ कि मैं जनता को विश्वास दिला सकूँ कि हम आपकी राज्य की जो पूरी खजाना है जनता की, मैं उसको सुरक्षित रख करके और योजना पूर्वक हम विकास के रास्ते पर इस राज्य को और वहाँ की जनता को आगे हम ले जा सकते हैं। ये मैं जनता को विश्वास कैसे दिला पाऊँ, उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक जीवन में एक प्रकार से राजनीतिक में साधना और तप कर रहा हूँ। झारखंड में खास करके अभी जो लोकसभा चुनाव हुए जमशेदपुर में, वहाँ आपने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को परास्त करने का, उनको हराने का, उनको किनारा लगाने के लिए आपने जो मंत्र फूंका, वो मंत्र क्या था? नहीं, मैंने एक तो कहूँगा कि उस राज्य में जो जन मुद्दे हैं जितने, उन जन मुद्दों को लेकर के हमारी पार्टी लगातार यानी सदन से लेकर के सड़क तक में हम संघर्ष करते रहे। जिस दिन से हमारी पार्टी बनी 2006 से लेकर के लगातार मैं ये काम कर रहा हूँ। और वहाँ आपने देखा कि बिल्कुल साफ था। और उसका कारण क्या था कि एक तो मैंने कहा कि लगातार जो हम वहाँ के जन मुद्दों को लेकर के संघर्ष करते रहे, इससे जनता को भरोसा पार्टी के ऊपर बढ़ा। और साथ ही हमारे जो प्रत्याशी थे अजय कुमार, डॉक्टर अजय, जो कि उस क्षेत्र में पहले पुलिस कप्तान रहे हैं, वो भी बिहार के ज़माने में जब लालू के राज हुआ करते थे, तब उन्होंने जो काम किया था उस काम को लोग भूले नहीं। झारखंड में शहरी इलाकों में आपका प्रभाव बढ़ा है, पहले की तुलना में अधिक आप मजबूत हुए हैं। क्या लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को खतरा महसूस हुआ है? अब मैंने जैसे कहा कि लगातार हम पिछले 6 वर्षों से जन मुद्दों को लेकर के हम लड़ाई लड़ते रहे और निकट के दिनों में शहरी क्षेत्रों में 2-3 मुद्दे बड़ा प्रभावकारी रहा और सरकार को बैक फुट पर जाना पड़ा। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव के लिए जमशेदपुर एक मिसाल बनेगा दूसरे क्षेत्रों के लिए भी? निश्चित रूप से आने वाले समय मैं समझता हूँ झारखंड की राजनीति के लिए वो बिल्कुल कारवां टेलेगी पूरी तरह से। और जो पिछले 8-9 वर्षों से जो लोग वहाँ के परेशान हैं, जिस प्रकार से काम नहीं हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं, अब उनको उस दिन का इंतज़ार, मुझे लगता है कि अब लोगों को ये भरोसा हुआ है कि झारखंड विकास मोर्चा उस राज्य को एक नई दिशा दे सकती है। और बड़ी तेज़ी से इन दिनों पार्टी की ओर माने भिन्न भिन्न वर्ग समुदाय के लोग जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आप जहां छोड़ के आए थे, आज वो वहीं है या भटकाव की सीमा पार कर रही है? ये भटकाव की सीमा तो जिस वक्त हमने छोड़े थे उसी समय वो भारतीय जनता पार्टी भटक गई थी, क्योंकि उस वक्त जो 2-4 मंत्री थे जो हमारे विरोध में जो खड़े हुए थे, उनकी कुछ अनुचित मांगे थी जिसको मैं नहीं मान रहा था। अब इस कारण से उस स्ट्रीम तक पहुँचे कि ये छोड़ दे पूरी तरह से कुर्सी और दूसरे को हम लोग बनाएंगे, उसका परिणाम देखें। और फिर मैंने बीजेपी को उस वक्त कहा कि भाई आप इस प्रकार की समझौते मत करिए, घुटने मत टोक दीजिए कि भ्रष्टाचार के सामने, नहीं तो ये भ्रष्टाचार को हम रोक नहीं पाएंगे।
लेकिन पार्टी ने बिल्कुल ही नहीं माना उन सारी बातों को, और इसका कारण परिणाम ये हुआ कि उनकी जितनी डिमांडें थी उन सारे डिमांडों को उन्होंने पूरी कर दी। तो पार्टी तो उसी समय भटक गई थी। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम समझौते किए जिसको आपने ठुकरा दिए थे? हाँ बिल्कुल, उन्होंने तमाम चीज़ें, जैसे हमने कहा कि जिन जिन मंत्रियों की जितनी भी मांगें थी उन सारे मांगों को उन्होंने घुटने टेक करके पूरी कर दी। भारतीय जनता पार्टी को क्या इस बात का पश्चाताप है कि आप उनसे अलग हो गए या आपको उन्होंने अलग कर दिया? अब ये तो इसके उत्तर तो उन लोगों के पास होगा। नहीं, और मैं इतना कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि हमने समय रहते उस राज्य के लिए एक नई मार्ग हमने तैयार किया। अगर विलम्ब हो जाता तो शायद उस राज्य को और अधिक नुकसान होता। अब मैं कह सकता हूँ उस नुकसान को मैं बहुत जल्दी भरपाई कर लूँगा। कभी उन लोगों ने आपको अप्रोच किया कि आप पुनः वापस आ जाएं? नहीं, ऐसे गपशप होते रहता है, लोग मिलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि भाई देखो, मैं अपनी जो मेरी झोपड़ी है मेरी वो ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि उसी झोपड़ी को और बेहतर करें। कभी ऐसा लगा कि आपको पुनः वापस होना चाहिए बीजेपी में? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि इसलिए नहीं लगता है कि मैंने कहा कि भाई हमारा तो एक ही मकसद है कि भाई उस राज्य की विकास, प्रगति। और मैं कहता हूँ बीजेपी और कांग्रेस जैसी जो पार्टी है आज देश के अंदर में, वो जिस ढंग से शासन को चलाना चाहते हैं, आप देखेंगे कि धीरे धीरे हिंदुस्तान की राज्य उनके हाथों से निकलती चली जा रही है और आगे भी बचेगी नहीं। और इसलिए मैं वो भूल नहीं कर सकता हूँ। अर्जुन मुंडा की सरकार कितना दबाव में है और वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की कितनी चल रही है? अब कितना दबाव में है ये तो वो जानेंगे, लेकिन मैंने जहाँ तक लोगों से जब मैं बात करता हूँ, सरकार में बैठे हुए लोगों से, तो मंत्रियों से भी बातें होती रहती है। तो अब बड़ी विचित्र वहाँ लगता है कि मंत्री कहते हैं सचिव हमारी बात नहीं सुनते हैं। अगर बीजेपी के लीडरों से बात करें तो कहा गया कि आप जानते हैं ना, गठबंधन सरकार है, मंत्री मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं। तो दोनों दलों के, झारखंड मुक्ति मोर्चा और फिर भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं, जो दुखी एमएलए हैं, क्या लगता है कि उनको आपको साथ देना चाहिए, आप उनका साथ देना चाहेंगे? देखिए, साथ लेना और देना का वो हमें परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, और अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग स्थिति होती है। कई एक हमारे संपर्क में भी है, लेकिन जिन क्षेत्रों से लोग संपर्क में, वहाँ भी हमारे कई एक मजबूत लीडर है, उनके बिना भी हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं। आपको खोने का भारतीय जनता पार्टी को मलाल है क्या? स्वाभाविक है कि जब वर्षों से किसी के साथ जहाँ रहते हैं तो कई एकों को मलाल भी हो सकता है और कईयों को प्रसन्नता भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी जहां आपने कई दशक गुजारे हैं, वो चाल, चरित्र और चेहरा, जो उनके 3 फंडे हैं, उन फंडों पे भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी उतर रही है या उससे भटक गई है? मैं कह सकता हूँ कि आज काफ़ी दूर भटक चुकी है, और इसका मैं, जैसे झारखंड ही एक उदाहरण है, वहाँ जिस प्रकार से उन्होंने सरकार बनाई। पिछले दिनों दिल्ली में भी जब सरकार बनाई तो आपने देखा होगा कैसे कैसे सरकार बनाई, कैसे बनाने का, बचाने का जो कोशिश है चली। तो मुझे लगता है कि जब सत्ता से बाहर थे, वो जो कह रहे थे, देश की जनता को जो उनके प्रति एक भाव बनी थी कि ये पार्टी सरकार में सत्ता में आएगी तो बहुत कुछ काम करेगी देश के लिए, लेकिन सत्ता में आए तो लगा कि भाई बात बराबर है, जो भी सत्ता में जाते हैं वहाँ वही काम करते हैं जो सब लोग करते हैं। आपकी बातचीत से ये साफ लग रहा है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार लोगों का भरोसा खोती हुई दिख रही है, जो कि सरकार की कोई प्राथमिकताएं नहीं है। अगर आज सरकार वहाँ काम कर रही है तो अपनी प्रायोरिटी बिल्कुल तय नहीं करती है कि भाई उन्हें क्या काम करना, बल्कि काम करने वाले लोग पहुँचते हैं या कमाने वाले लोग पहुँचते हैं, फिर उनको रास्ता बताते हैं कि भाई ये काम करो तो आपको ये फ़ायदा होगा, फिर उस काम को अपने जी में वो लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं उसका परिणाम क्या होगा। चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने इस बात को क्यों छुपाया कि दोनों की पारी 28 महीने की है, आधी आधी पारी दोनों सत्ता में आएंगे, रहेंगे। बीजेपी को सरकार बनानी तो कहा कि चलो अभी कह दो 28 महीना, फिर तब तक हम लोग कुछ ना कुछ डील कर लेंगे। बाहर में अभी हम लोग नहीं कहेंगे, 28 महीना काफ़ी समय होता है।
जेएमएम ने यही सोचा होगा कि चलो अभी तो बना लेते हैं, आगे फिर देखेंगे कोई रास्ता निकले। जमशेदपुर के परिणाम आने के बाद जनता का जो रुझान आपकी पार्टी की तरफ जो बढ़ा है, उसके बाद ये कह सकते हैं कि राज्य में अब अगली पारी आपकी है। मैं अपनी तो नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि जनता की अगली पारी होगी, क्योंकि अभी तक उस प्रदेश में जनता की सरकार बनी ही नहीं है। सरकार वहाँ नेताओं की बनती रही, पॉलिटिकल पार्टियों के जो समझौता और सौदेबाजी उसी के बुनियाद पर सरकार बनी। सही मामलों में जनता की सरकार नहीं बनी। ऐसा लग रहा है कि जो सिम्टम्स उभर रहे हैं आधी आधी पारी खेलने की, उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन की संभावना आपको दिख रही है। मैंने अभी कहा कि जिस प्रकार से अंतर्द्वंद उनके अंदर में है, एक दूसरे को बातें कुछ ना कुछ छुपाते करके काम कर रहे हैं, तो ऐसी हालत में कभी भी अकाल मृत्यु निश्चित है। जब अकाल मृत्यु होगी तो फिर उसका एक ही रिजल्ट होगा, मिड टर्म पोल। ये जो आधे आधे टर्म खेलने का जो नई परंपरा की शुरुआत हुई है कर्नाटक में, फिर झारखंड में, क्या लगता है कि इतना टॉलरेंस है झारखंड मुक्ति मोर्चा को 28 महीने वो वेट कर सके? अब पहली झारखंड या कर्नाटक ही नहीं, बल्कि शुरू तो बीजेपी ने यूपी से शुरू की थी, अगर आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं वहाँ भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है। मैं लोगों से कहा करता हूँ, जहाँ ठग और लोभियों की जहाँ जमात होगी वहाँ भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी दया के पात्र बनकर रह गई है। निश्चित रूप से। और मैं कहूँगा कि जिस दिन अगर उड़ीसा की तरह, नवीन पटनायक की तरह नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़ दिया तो बीजेपी कहीं के नहीं रह पाएंगे। तो क्या मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना ज़्यादा समझौतावादी हो गई? सिर्फ और सिर्फ सरकार में टिके रहना और बने रहना और सत्ता सुख का उपभोग करना। बिहार में भारतीय जनता पार्टी झारखंड की तरह बुरी तरह बिखरी पड़ी है। वहाँ सत्ता के नाम पर भले ही लोग साथ हो गए हों झारखंड में, लेकिन बिहार में बुरी तरह बिखरी पड़ी है, कई गुट बन गए हैं। वैसे स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी जिसे आप छोड़कर बरसों पहले अलग हो गए, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा ऐसा ही है? अब मैं कहूँगा कि जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि जो पहले थे और आज हैं उसमें काफ़ी अंतर है। क्या ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आने का उसका सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद से उसका चेहरा भी लगभग कांग्रेस की तरह हो गया? वो तो दिखाई पड़ता है साफ। वो सत्ता के बिना कहीं वो जी नहीं सकते हैं। किसी भी प्रकार से सत्ता को हस्तगत करना उनके भी वो एक अपनी हिस्सा उन्होंने बना लिया। अगले दौर की बातचीत में हम जानना चाहेंगे कि बाबूलाल मरांडी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है और कौन सी पार्टी उनके मुकाबले में खड़ी है और किन से उनको खतरा है और किन के बने रहने से उनको लाभ है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।